सिटी ऑफिस की 42वीं मंजिल पर सन्नाटा पसर गया था। कॉन्फ्रेंस रूम के शीशे अचानक चटकने लगे थे। नताशा और बाकी बोर्ड मेंबर्स थर-थर कांप रहे थे। वीर खड़ा था, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी ऊर्जा पूरे हॉल को एक फ्रीज में बदल रही थी। वीर ने महसूस किया अन्वी की खुशबू, उसकी धड़कन और उसकी वह मासूम सी सांस जो अब डर के मारे तेज चल रही थी। वीर ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसकी शर्ट की आस्तीनों के नीचे से नीली नसें सांप की तरह रेंगती हुई उसकी गर्दन तक आ गईं। उसका श्राप जाग चुका था। वीर का शरीर जितना ठंडा होता, उसकी इंद्रियां उतनी ही तेज हो जाती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन की गहराई में अन्वी को ढूंढना शुरू किया। उसे महसूस हुआ अन्वी सीढ़ियों से नीचे भाग रही है। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़ रहे हैं। उसकी एक सिसकी वीर के कानों में गूंजी। तुम कहीं नहीं जा सकती, अन्वी, वीर फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक ऐसी थरथराहट थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। तुम मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी हो। जहां तुम जाओगी, मेरा साया वहां पहले से मौजूद होगा। अन्वी ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलकर भीड़-भाड़ वाली सड़क पर आ गई थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी, लेकिन अन्वी को महसूस हो रहा था कि उसके पीछे पीछे एक बर्फीली लहर आ रही है। वह बस स्टैंड की तरफ भागी। उसे लगा कि भीड़ में वह छुप जाएगी। वह एक पुरानी बस में चढ़ गई। जैसे ही वह सीट पर बैठी, उसे एहसास हुआ कि बस की खिड़की का शीशा अचानक धुंधला होने लगा है। धूप में भी उसे अपनी सांसें धुएं की तरह निकलती दिखी। नहीं, वो यहाँ भी आ गया। ये कैसे मुमकिन है? अन्वी का दिल डूबने लगा। उसे नहीं पता था कि वीर आंखें बंद किए हुए उसकी सांसों का पीछा कर रहा है। वीर का श्राप उसे अन्वी की तरफ एक चुंबकीय खिंचाव की तरह खींच रहा था। वीर अपनी कार में नहीं था। वह सड़कों पर पैदल चल रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। जहां जहां से वीर गुजर रहा था, वहां की हवा जम रही थी। सड़क किनारे लगे पौधों पर उसकी बूंदें बर्फ बन रही थी। लोग हैरान थे कि इस गर्मी में अचानक ये ठंडक कहां से आ रही है। वीर की नसें अब गहरे काले नीले रंग की हो गई थी। उसका दिल जितनी तेज धड़क रहा था, उसका शरीर उतना ही ठंडा पड़ता जा रहा था। वह दर्द में था, पर वह दर्द उसे और ताकत दे रहा था। उसने एक टैक्सी के बोनट पर हाथ रखा। देखते ही देखते टैक्सी का इंजन जम गया और गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। ड्राइवर चिल्लाया, पर वीर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें सिर्फ उस बस की तरफ थीं जो 2 किलोमीटर दूर थी। अन्वी बस से उतरी और एक सुनसान गली में घुस गई। उसे लगा कि वह वीर को चकमा दे चुकी है। वह हाँफ रही थी। उसने एक दीवार का सहारा लिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि दीवार पत्थर की तरह ठंडी नहीं, बल्कि बर्फ की सिल्ली जैसी हो गई है। गली के सन्नाटे में एक भारी जूते की आवाज गूंजी। टक टक टक। अन्वी ने मुड़कर देखा। गली के मुहाने पर वीर खड़ा था। धूप उसके पीछे थी, पर वीर का साया इतना लंबा और गहरा था कि पूरी गली में अंधेरा छा गया। वीर की आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। भागना थका देने वाला होता है ना अन्वी? वीर की आवाज पहाड़ों की गूंज जैसी थी। अन्वी पीछे हटी। दूर रहो मुझसे। तुम इंसान नहीं हो। तुम क्या हो? वीर एक साए की तरह तेजी से उसके करीब आया। उसने अन्वी को दीवार से सटा दिया। उसके हाथ अन्वी के चेहरे के पास आए, पर उसने उसे छुआ नहीं। मैं वो मौत हूँ जिसे तुमने खुद खरीदा था, अन्वी। मैंने कहा था ना, तुम मट्टी हो और मैं तुम्हें तोड़कर नया रूप दूंगा। अन्वी ने देखा कि वीर के पैरों के पास की जमीन पर बर्फ की चादर बिछ गई थी। वीर का श्राप अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था, क्योंकि अन्वी के करीब आते ही उसकी भावनाएं और तेज हो गई थी। तुमने आजादी चाही, मुझसे दूर जाने की हिम्मत की। वीर ने दहाड़ लगाए। गली की खिड़कियों के कांच एक साथ टूट गए। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किसी और के लिए छोड़ दूंगा? तुम मेरी जिंदा रहने की वजह हो, और मेरी मौत का सामान भी। वीर ने अपना हाथ अन्वी के गले के पास रखा। अन्वी की त्वचा उस ठंडक से नीली पड़ने लगी। अन्वी की आंखों में आंसू थे। वीर, मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। अन्वी के आंसू जैसे ही वीर के हाथ पर गिरे, वीर का शरीर एक झटके के साथ कांप उठा। वो आंसू बर्फ नहीं बने, बल्कि उन्होंने वीर की जलन को शांत कर दिया। वीर को एहसास हुआ कि अन्वी की गर्माहट ही उसके इस बर्फीले श्राप का एकमात्र इलाज है, लेकिन वही इलाज अन्वी को मार सकता है। वीर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका चेहरा फिर से सामान्य होने लगा।
नसें धीरे धीरे छुप गईं। लेकिन उसकी आंखों की दरिंदगी कम नहीं हुई थी। आज के बाद अगर तुमने भागने का सोचा भी, तो मैं पूरे शहर को जमा दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बाहों में नहीं रख सकता, पर तुम्हें आजाद भी नहीं रहने दूंगा। वीर ने उसका हाथ मरोड़कर पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपनी तरफ खींच लिया। वीर ने अन्वी को ढूंढ लिया था, लेकिन इस तलाश ने ये साबित कर दिया कि वीर का अन्वी के साथ कोई रूहानी और जादुई रिश्ता है। अन्वी अब समझ गई थी कि वह किसी इंसान की कैद में नहीं, बल्कि एक ठंडे साए की गिरफ्त में है। वीर अन्वी को वापस मेंशन ले गया है, जहां नताशा उसका इंतजार कर रही है। लेकिन क्या वीर अब अन्वी को नौकर की तरह रखेगा? वीर अन्वी को वापस मेंशन ले आया था। इस बार सजा और भी सख्त थी। उसे मेंशन के सबसे पुराने हिस्से वेस्ट विंग में स्थित पुरानी लाइब्रेरी और रिकॉर्ड रूम की सफाई का काम सौंपा गया था। ये हिस्सा सालों से बंद था और यहाँ की हवा में धूल और पुरानी कागजों की गंध के साथ एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो वीर के शरीर जैसी थी। नताशा हॉल में वीर के साथ बैठी थी। वीर, उस नौकरानी को इतनी पुरानी जगह क्यों भेजा? वहाँ तो चूहे और मकड़ियाँ होंगी, नताशा ने नफरत से कहा। वीर ने अपनी वाइन का घूंट भरा। उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं। वहाँ उसे वो शांति मिलेगी जो उसे भागने के ख्याल से दूर रखेगी। और वैसे भी पुरानी चीजों को सहेजने का हुनर उसे सीखना होगा। वीर ने बाहर से सख्त लहजा अपनाया था, पर उसका दिल जानता था कि वह अन्वी को अपनी नजरों से दूर कर रहा है, क्योंकि उसके पास रहने से वीर का श्राप बेकाबू हो रहा था। जैसे जैसे अन्वी वीर के करीब आती, वीर की नसें नीली पड़ने लगती और कमरे की दीवारें जमने लगती। उसे डर था कि अगर उसने अन्वी को फिर से छुआ, तो वह उसे अनजाने में मार डालेगा। अन्वी उस अंधेरी लाइब्रेरी में मशाल और एक पुराने झाड़ू के साथ दाखिल हुई। अलमारियां ऊंची थीं और छत से चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। सफाई करते हुए उसका हाथ एक भारी, धूल से सनी लकड़ी की संदूक पर पड़ा। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें से पुराने अखबारों के बंडल और कुछ काली सफेद तस्वीरें बाहर गिरीं। अन्वी ने एक अखबार की कटिंग उठाई जो पीली पड़ चुकी थी और किनारों से फटी हुई थी। अखबार की तारीख थी 14 नवंबर 1920। हेडलाइन पढ़कर अन्वी के हाथ कांपने लगे। ठाकुर खानदान का वारिस या कोई शैतान, एक रात में जम गया पूरा महल। अन्वी ने उस लेख के नीचे छपी तस्वीर को साफ किया। उसकी चीख निकलने वाली थी, पर उसने अपना मुंह हाथ से दबा लिया। तस्वीर में एक आदमी घोड़े पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही एलिगेंटली डार्क सलीका था, वही तीखी नाक और वही पत्थर जैसी ठंडी आंखें। वह चेहरा हुबहू वीर का था। 1920, यानी 100 साल से भी ज्यादा पहले। वीर की उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं लगती थी, लेकिन इस तस्वीर में भी वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। अन्वी को उसी संदूक में एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने गल चुके थे, पर स्याही अभी भी काली थी। उसमें लिखा था, उसे रात का साया मिल चुका है। उसका खून अब बर्फ है। वह कभी नहीं मरेगा, पर वह कभी किसी को प्यार भी नहीं कर पाएगा। उसका स्पर्श मौत है। वह तब तक तड़पेगा जब तक उसे वो नूर नहीं मिल जाता जो उसके शरीर की बर्फ को पिघला सके। पर याद रहे, वो नूर उसकी मुक्ति भी हो सकता है और उसका अंत भी। अन्वी को एहसास हुआ कि वीर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक अमर श्रापित रूह है। वह 100 सालों से इसी तरह जवान और ठंडा होकर जी रहा है। उसे समझ आया कि वीर उसे महंगा खिलौना क्यों कहता था, क्योंकि उसके लिए समय का कोई मूल नहीं था। वह सदियों से लोगों को आते जाते देख रहा था। अचानक लाइब्रेरी का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोमबत्तियां बुझने लगी। अन्वी ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि अन्वी की पलकों पर पाला फ्रॉस्ट जमने लगा। तुम्हें यहाँ सफाई करने भेजा था, अन्वी, पुरानी कब्रें खोदने के लिए नहीं। वीर की आवाज उसके कान के पास गूंजी। अन्वी पलटी। उसके हाथ में वो 1920 का अखबार था। आप कौन हैं? आप 100 साल पहले भी ऐसे ही थे। आप इंसान नहीं हैं वीर। वीर का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों से एक नीला धुआं निकल रहा था। उसने अन्वी के हाथ से वो अखबार छीना और उसे मुट्ठी में भींच लिया। देखते ही देखते वो कागज राख नहीं, बल्कि बर्फ के चूरे में बदलकर बिखर गया। सच्चाई जानकर तुम बच नहीं पाओगी, अन्वी, वीर ने उसे दीवार से सटा दिया। अब जब तुम जान गई हो कि मैं एक राक्षस हूँ, तो क्या तुम अब भी अपनी आजादी मांगोगी, या इस ठंडी मौत को गले लगा लोगी?
वीर का चेहरा अनवी के चेहरे के इतने करीब था कि उसकी बर्फीली सांसें अनवी के होठों को जमा रही थी। वीर को अभी तक नहीं पता था कि अनवी ही वो नूर है जिसका जिक्र उस डायरी में था। उसके करीब आने से वीर का दर्द और बढ़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने में हजारों सुइयां चुभ रही हों। वीर ने दर्द के मारे अनवी को छोड़ दिया और घुटनों के बल गिर गया। उसके मुंह से नीले रंग का खून निकलने लगा। पूरी लाइब्रेरी की अलमारियां एक एक करके जमने लगी और कांच के शोकेस टूट गए। नताशा बाहर खड़ी दरवाजा पीट रही थी। वीर, अंदर क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। अनवी डरी हुई थी, पर उसने वीर की आंखों में पहली बार बेपनाह दर्द देखा। वह भाग सकती थी, पर उसके कदम रुक गए। उसने वीर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वीर ने चिल्लाकर उसे रोका। मुझसे दूर रहो। अगर तुमने मुझे छुआ, तो मेरा श्राप तुम्हें जलाकर राख कर देगा। पर अनवी ने देख लिया था कि वीर के हाथ पर जहां उसके आंसू गिरे थे, वहां की त्वचा सामान्य हो गई थी। क्या अनवी अपनी जान दांव पर लगाकर इस राक्षस को बचाएगी? लाइब्रेरी के भीतर का तापमान इतना गिर चुका था कि हवा में तैरते धूल के कण भी नन्हे बर्फ के क्रिस्टल बनकर चमक रहे थे। वीर घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसके मुंह से नीला खून निकल रहा था और उसकी आंखें दर्द से फटी जा रही थी। अनवी खौफ से कांप रही थी, लेकिन जब उसने वीर को उस हालत में देखा, तो उसके मन का दर्द करुणा में बदल गया। वह जानती थी कि वीर का स्पर्श मौत हो सकता है, फिर भी एक अनजानी शक्ति उसे वीर की तरफ खींच रही थी। वीर, अनवी ने धीरे से पुकारा और अपना हाथ उसकी कांपती हुई पीठ पर रखा। जैसे ही अनवी की उंगलियों ने वीर की ठंडी त्वचा को छुआ, एक जोरदार बिजली जैसी लहर दोनों के शरीर से गुजरी। वीर की चीख निकल गई, लेकिन ये दर्द की चीख नहीं थी, यह उस आग की थी जो सदियों की जमी हुई बर्फ को पिघला रही थी। वीर ने झटके से अनवी का हाथ पकड़ लिया। अनवी को लगा कि उसका हाथ जम जाएगा, लेकिन चमत्कारिक रूप से जहां वीर ने उसे छुआ, वहां से वीर की नीली नसें गायब होने लगी और उसकी त्वचा सामान्य इंसानी रंग में लौटने लगी। वीर ने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियों का सफेद रंग अब गहरा काला हो चुका था। उसने अनवी की आंखों में देखा वही मासूमियत, वही तपिश। वीर का दिल, जो 100 साल से पत्थर बना हुआ था, पहली बार जोर से धड़का। उसने अनवी को अपनी तरफ खींचा और उसे सीने से लगा लिया। उस लाइब्रेरी के अंधेरे और मलबे के बीच, दोनों के बीच एक ऐसा आकर्षण पैदा हुआ जो शब्दों से परे था। वीर को लगा जैसे उसकी सदियों की प्यास बुझ रही हो। बाहर नताशा दरवाजा पीट रही थी। वीर, क्या तुम अंदर हो? गार्ड्स, दरवाजा तोड़ दो। जैसे ही गार्ड्स ने कुल्हाड़ी मारी, वीर अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा अब फिर से वही सख्त और एलिगेंटली डार्क हो चुका था, पर उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। उसने अनवी को एक तरफ खड़ा किया और खुद दरवाजा खोल दिया। नताशा अंदर आए और मलबे को देखकर दंग रह गई। ये सब क्या है वीर? और ये नौकरानी यहाँ क्या कर रही है? वीर ने नताशा की तरफ देखा। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा भारी और मखमली थी। डील पूरी हो चुकी है नताशा। तुम्हारे डैड के पेपर्स पर मैंने साइन कर दिए हैं। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। नताशा हकबका गई। पर वीर, मैंने सोचा था कि हम साथ में डिनर करेंगे और गाड़ी बाहर खड़ी है। वीर ने ठंडे लहजे में बात काटी। मुझे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं। तुम्हारी फ्लाइट 1 घंटे में है। नताशा को समझ आ गया कि वीर उसे अब 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने गुस्से में अपना बैग उठाया और अनवी को एक जहरीली नजर से देखते हुए वहां से चली गई। नताशा के जाते ही मैंशन की हवा जैसे साफ हो गई। अब लाइब्रेरी में फिर से वही सन्नाटा था। अनवी ने नीचे गिरे उस 1920 के अखबार को देखा। वह डर रही थी कि वीर अब उसे मार डालेगा क्योंकि उसने उसका सच जान लिया था। वीर उसके करीब आया। उसने अनवी के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच लिया। उसके हाथ अब भी ठंडे थे, पर उतने नहीं कि अनवी की जान ले सकें। तुमने मेरा सच देख लिया है अनवी, वीर ने फुसफुसाते हुए कहा। 100 साल से मैं इस सर्दी में जी रहा था। हजारों आए और गए, पर किसी के आंसू मेरी बर्फ को नहीं छू सके। पर तुमने, वीर ने अपनी उंगली अनवी के होठों पर रखी। आज से तुम मेरी नौकर नहीं हो। तुम मेरी वो किताब हो जिसे मैं सदियों तक पढ़ना चाहता हूँ। तुम भाग नहीं सकती, क्योंकि अब मेरी नसें तुम्हारी धड़कन से जुड़ी हैं। अनवी ने महसूस किया कि वीर का पजेशन अब और भी गहरा हो गया था। ये नफरत नहीं थी, यह एक ऐसा जुनून था जो रूह को सोख लेने वाला था। वीर ने अनवी को आगोश में लिया और उसके कान में कहा,
आज से तुम इस महल की रानी हो, मेरी जमे हुए साम्राज्य की एकमात्र गर्माहट। नताशा जा चुकी है और वीर की सच्चाई अन्वी के सामने है। लेकिन क्या ये अमर वीर अन्वी को एक सामान्य जीवन जीने देगा, या अन्वी अब इस अंधेरी दास्तां का परमानेंट हिस्सा बन चुकी है? कहानी का नाम वो एक रात। वीर का श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और अन्वी को यह नहीं पता कि उसकी अपनी जान धीरे धीरे इस बर्फीले राजा को बचाने में खर्च हो रही है।